नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। किस तरीके से देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। बात फिर चाहे खेती किसानी की जाए या ग्रामीण भारत की हम बात करें, क्योंकि इसी का तो समावेश है जो लगातार हमारे देश को गति दे रहा है और इस देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करके आगे बढ़ा रहा है, और तभी आत्मनिर्भरता भी आ सकती है। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे किए 7 साल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने किया देश को संबोधित। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर विशेषज्ञों ने साझा की अपनी राय। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने 7 वर्ष पूरे कर चुकी है। इन 7 वर्षों के दौरान काफ़ी सफलताएं हैं जो हमने अपने देश में देखी हैं। यह एक नया भारत का जो रूप है वो इन 7 वर्षों में हमने देखा है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने अपने कुछ खास बातचीत हमारे साथ साझा की। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर 7 साल पूरे हो गए हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2 ही चीज़ कहूँगा। हमें इस साल तो बहुत बड़े आफत आए, 2 बड़े तूफान आए, समुद्री तूफान। नाम उसका यास हो, टौटे हो, जो भी हो, तो ये 2 बार तूफान आया, इसका नुकसान। और कोरोना फेज 1 के समय मोदी जी ने देश में विकास की गति, दुनिया के रफ्तार से हम ठीक चल रहे थे। कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर के हमने, उसके बाद दुनिया भर के लोगों ने कहा कि भारत की इकोनॉमी 7% से ऊपर जीडीपी ठीक में जा रहा था। फिर आ गया कोरोना फेज 2। अब कोरोना फेज 2 आ गया है। वैक्सीनेशन से लेकर के आपने देखा, हम सारे चीज़ों का सामना करते हुए मोदी जी 24 घंटा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप कंपेयर करेंगे यूपीए सरकार के 2 टर्म का, अब मोदी के 5 साल उधर 2 साल इधर का, तो नट सेल में 2 ही आएगा। अगर मुझे विभाग वाइज आप चर्चा करेंगे तो लेकिन आपके पास समय भी नहीं होगा कि आप दिखा पाएं। लेकिन मैं थीम के साथ कह रहा हूं, 10 साल में यूपीए सरकार विवादों में घिरा रहा, और मोदी जी कोरोना फेज 1 से लेके कोरोना फेज 2, मोदी है तो मुमकिन है, गालियां देने वाले गालियां दे रहे हैं। वैक्सीन का सबसे पहला देश है जहां के वैज्ञानिक का, जहां के मोदी जी प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री जो भी कह लें, हमने दुनिया के सामने में बड़ा वैक्सीन और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रहे हैं। यानी यूपीए सरकार विवादों में घिरा रहा और मोदी सरकार 7 साल उम्मीदों से घिरा रहा। यही हमारा सबसे बड़ा अंतर है यूपीए सरकार और मोदी सरकार में। ये बहुत बड़ा अंतर है। सर, अगर हमें मोटा मोटी बात करें कि मुख्य बिंदु, सर अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे सर है जिस पर जो 7 साल के कार्यकाल को एक गौरवान्वित के रूप में महसूस कर सकते हैं आप? देखिए, मैंने क्या कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेंगे, रेल के पटरियों को लेंगे, रोड के सड़कों को लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेंगे। सारे सेक्टर में जितनी तेजी से वृद्धि हुई कोरोना फेज 1 के पहले, ये अद्वितीय था। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेंगे, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेंगे, तो मोदी चौमुखा जिसको कहते हैं, चौतरफा, उन्होंने एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दिया तो दूसरे तरफ मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ दिया, तीसरे तरफ एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग को जोड़ दिया,
तो प्रोडक्शन को भी जोड़ दिया। तो नट सेल मैं बोलूँगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता रामायण में कहते हैं, ईमानदारी से देश का इतिहास गवाह होगा कि मोदी ने एक दिन भी चैन से नहीं सोया। हम एक तरफ सीमाओं को भी उसी ढंग से सुरक्षित किया जिस ढंग से 100 डिफेंस में सामानों को इंपोर्ट न करेंगे ये लक्ष्य बनाया, और दूसरे तरफ हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिए। तो किस सेक्टर में कहें, डिफेंस में कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मोदी मल्टी लेयर और मल्टी डायमेंशन में मोदी जी ने काम किया। 24 घंटा काम करते, हर डिपार्टमेंट उसी ढंग से वो जुड़ा रहता। जैसे अभी आपका जो मंत्रालय है ये तो सर हाल में गठन हुआ है, इससे पहले सर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत था। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में सर 7 साल की बात करते हैं तो इसमें कौन सी उपलब्धि आप देखते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ चला गया। ब्रीड को देखिए, सीड है क्या, एरिगेशन को देखिए। आज पूरे देश में किसानों के हित के लिए एक ग्रिड ही, फार्मर ग्रिड, किसानों के ग्रिड लाया गया। ग्रिड हो गया, बीज हो गया, तिलहन में, दलहन में हम उन ऊंचाइयों पर चले गए हैं जो पहले नहीं थे। हम इंपोर्ट करते थे, अभी भी थोड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी तिलहन थोड़ा इंपोर्ट, लेकिन हम प्रतिवर्ष तेजी गति से बढ़ रहे हैं। तो हम जो इंपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर में, चाहे दलहन तिलहन, उसमें कमी ला रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं, और हम केवल एरिया प्रोडक्टिविटी, सीड की क्वालिटी को भी बढ़ा रहे हैं। तो एरिगेशन को बढ़ा रहे हैं, शोध में लगा रहे हैं, मार्केटिंग को, अब डायरेक्ट बेनिफिट जिसको कहते हैं ट्रांसफर, डीबीटी। आज लोग चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, एमएसपी में कितना गुना का 40% मिनिमम से लेकर के 72% तक की एमएसपी में वृद्धि हुई। आज 7,000 रुपये तिलहन का मिनिमम रेट है। इसलिए हुआ कि सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, तो हम एमएसपी में भी बढ़ोतरी किए। हम खरीदारी में भी किसानों के खाते में दिए। पंजाब में पहली बार किसी किसान के खाते में सीधे पैसा गया होगा। तो हम काम कर रहे हैं, यानी मोदी जी, हम वही काम कर रहे हैं जो किसानों के हित में हो। एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग, सारे चीज को मिला करके हम चल रहे हैं। रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। आप प्रति वर्ष देखेंगे, मैं आंकड़े आपको दिखाऊं तब आपको लगेगा कि हर चीज में हर साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो कृषि मंत्रालय का इससे बड़ा उपलब्धि क्या होगा। किसानों का एमएसपी बढ़ा रहा है, डेढ़ गुना कीमत जो स्वामीनाथन का था उसको लागू कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, प्रोसेसिंग को ला रहे हैं, स्टोरेज को कर रहे हैं, एक चौतरफा कर रहे हैं। लगभग 1 साल से सर कभी बंद कभी खुल रहा है, इस तरह से चल रहा है सर। आप सर जो मंत्री हैं तो उसमें पशुपालन भी है, मछली पालन भी है, तो सर ये दोनों जो पालने वाले जो पालक हैं इनका सर क्या कोई असर पड़ा है? देखिए, ये कोरोना फेज 1 में मैंने दूध में बताया कि थोड़ा सा असर पड़ा। फेज 2 में अभी मैं आंकड़ा देख रहा था, अब मेरा प्रोक्योरमेंट में बढ़ोतरी हो गया है। मछली में अब कहीं कहीं कुछ लोगों को दिक्कत, लेकिन मिला जुला के किसानों को थोड़ा सा लॉकडाउन हो गया तो निकल नहीं सकते हैं, तो थोड़ी सी कठिनाई
उसमें थोड़ी सी हुई है, लेकिन हमारे मछली पालक और पशुपालक, छोटे मोटे और मुर्गी पालक मिला जुला करके इस फेज 1 में थोड़ा कष्ट सह करके भी अपने आप को आनंद से खड़ा रखा। तो देखा आपने, दूरदर्शन किसान पर केंद्रीय मंत्री ने ना सिर्फ अपना अनुभव साझा किया, किस तरीके का कार्यकाल रहा है वर्तमान सरकार का पिछले 7 वर्षों को अगर देखा जाए, और अनगिनत उपलब्धियां जो हैं इसमें जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में उन्होंने यहाँ पर अपने अनुभव भी साझा किए। फिलहाल आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर न सिर्फ विश्व भर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बल्कि इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री खुद न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस तरीके के बदलाव आते हैं उसको लेकर कितने गंभीर नज़र आते हैं, और उसी दिशा में हमें किस तरह के प्रयास करने होंगे इसके बारे में भी लगातार वो सबको जागरूक करते हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एथेनॉल की अगर बात की जाए, एथेनॉल अब हमारे देश की प्राथमिकताओं में से एक है, और पेट्रोल में 20% ये हम मान सकते हैं साल 2025 तक। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ना सिर्फ जो लागत की हम लगातार बात करते हैं, लागत में काफ़ी कमी आएगी और इसका फ़ायदा हमारे देश के जो किसान हैं उनको भी मिल सकेगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ खास कहा, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में 2020 से 2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोड मैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के क्रम में भारत सरकार तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को इथेनॉल की 20% तक की प्रतिशतता के साथ बेचने और उच्च इथेनॉल मिश्रणों E12 और E15 से संबंधित BISV निर्देश के बारे में निर्देश देते हुए E20 अधिसूचना जारी कर रही है। इन प्रयासों से अतिरिक्त इथेनॉल आसवन क्षमता स्थापित करने में सुविधा होगी और देश भर में मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा प्रदान की जाएगी। इससे वर्ष 2025 से पहले इथेनॉल उत्पादक राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में इथेनॉल की खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और संपीड़ित बायोगैस कार्यक्रमों के तहत किसानों के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत भी की। साथियों, अगर आप गौर करें तो आज से 7-8 साल पहले देश में इथेनॉल की चर्चा बहुत कम, रेयरली कभी होती थी। कोई उसका जिक्र ही नहीं करता था, और अगर जिक्र कर भी दिया तो जैसे एक रूटीन कोई बात होती है सही हो जाता था। लेकिन अब इथेनॉल
21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब लक्ष्य सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है, और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है। 5 साल एडवांस। साथियों, इतने बड़े फैसले का हौसला बीते 7 सालों में देश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, देश ने जो प्रयास किए हैं और उसमें से जो सफलता मिली है, उसी के कारण ये आज निर्णय करने की हिम्मत आई है। 2014 तक भारत में एवरेज औसतन सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल की ही ब्लेंडिंग हो जा पाती थी। आज ये करीब 8.5% तक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं अब इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है, यानी करीब 8 गुना ज्यादा इथेनॉल खरीदा गया है। तो कितना महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ पर्यावरण को लेकर हम सभी जागरूक हों, बल्कि एक मुहिम के तौर पर हम सभी को देखना होगा किस तरीके से अपना योगदान हम दे सकते हैं इस पर्यावरण को बचाने के लिए भी। फिलहाल आत्मनिर्भर भारत में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस हमने मनाया 5 जून को, और इसी को लेकर जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2021 से लेकर के 30 का जो दशक है उसको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन दशक के रूप में मनाया जा रहा है। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। किस प्रकार से आप अपने पर्यावरण को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। जो विविधता पर्यावरण के अंदर थी
उसमें से कुछ का क्षरण हो गया है, उसको दोबारा किस प्रकार से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, इसके ऊपर जोर देना है। खासकर हमारी जो धान की पराली होती है उससे बायोइथेनॉल प्रोडक्शन किया जा सकता है। देश में करीब करीब 170 मिलियन टन पराली होती है और उसमें काफ़ी मात्रा में आग लगाई जाती है। तो इसको हम वेस्ट से वेल्थ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब आ गई है। कई सारी फैक्ट्रीज पंजाब में, हरियाणा में लगी हैं और इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य शुरू हुआ है। इसके साथ साथ मक्का एक फसल है जिसमें बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ी संभावना है। मक्के में हमारी 3 तरह की किस्में होती हैं। एक वैक्सीकॉर्न होता है, वैक्सीकॉर्न के अंदर बायोइथेनॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी तरह से स्वीट कॉर्न होता है, तो स्वीट कॉर्न के पूरे पौधे से जब वो हरी अवस्था में होता है उसमें से बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मक्के का जो तना होता है उसके अंदर लिग्निन पाया जाता है और लिग्निन के कुछ ऐसे प्रजातियां मक्के की हैं जिनमें कि लिग्निन की मात्रा कम पाई जाती है और उनसे बायोइथेनॉल की मात्रा और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से तीनों स्रोतों से मक्के से हम बायोइथेनॉल बना सकते हैं। और गन्ने से तो आप जानते हैं गन्ने से शुगर केन के द्वारा बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन की काफ़ी संभावना है। तो कृषि के क्षेत्र में इन नई विधाओं पर हम लोग कार्य करेंगे संस्थान में भी, ताकि जो आगे आने वाली आवश्यकता होगी 20% ब्लेंडिंग की उसको हम पूरा कर सकें और किसानों को इस विविधीकरण से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। यह दिन हमें याद कराता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक तरह से जागरूकता भी पैदा करता है कि इस पृथ्वी पर विद्यमान जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जल है, उपजाऊ मिट्टी है या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे लिए जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें संरक्षित करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। बहुधा संगोष्ठियों का आयोजन कर किसानों तक जागरूकता पहुंचाने का कार्य भी आज के दिन किया जाता है। साथ ही बड़ी संख्या में पेड़ पौधों का रोपण भी हम करते हैं और यह प्रचार और प्रसार करते हैं, शिक्षा सबको देने का प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधे कैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन हवा प्रदान करते हैं। और इस कोविड के समय में इसकी महत्ता को हमने बखूबी समझा है। साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें भी पेड़ पौधों का बड़ा योगदान हो सकता है जलवायु परिवर्तन को रोकने में। जो पर्यावरण का एक मुख्य अवयव पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें हमें बचाना है और कृषि उसका एक मुख्य आधार है। तो कृषि में भी हम किस तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं, इस क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जिसमें से पहला है कि हम जो जितनी किस्में हम निकालते हैं वो पर्यावरण के प्रति सहनशील हों और विभिन्न बीमारी कीड़ों आदि से वो उनके प्रतिरोधकता हो, जिससे कि हम जो विभिन्न रसायन प्रयोग करते हैं उनको हम मात्रा हम कम कर सकें। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले 6 वर्षों में 1575 विभिन्न फसलों की किस्में विकसित की, जिसमें से कि 1300 किस्में जो हैं वो विभिन्न जो हमारे बायोटिक स्ट्रेसेज हैं उनके प्रति प्रतिरोधी हैं, जिसमें कि विभिन्न बीमारियां, कीड़ों का प्रकोप, खरपतवारों का प्रकोप आदि। तो ये किस्में निश्चित रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और इन किस्मों का ज़्यादा से ज़्यादा हम किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बीज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पर्यावरण को बचा सके। सन 1972 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने विश्व पर्यावरण दिवस की संकल्पना रखी थी और उसके बाद 1974 से विधिवत रूप से पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। इसके पीछे आशय यही था कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखा जाए, उसको एनरिच किया जाए, हरियाली बढ़ाई जाए, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका प्रभाव कम किया जाए और जो भी हमारे पर्यावरण में जो ठीक से नहीं हो रहा है उसको सुधारा जाए। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो केवल हरियाली और वृक्षों की बात नहीं होती, एक सामाजिक पर्यावरण की बात भी होती है और एक मानसिक पर्यावरण की बात भी होती है। तो ये सभी तरह के पर्यावरण हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और जो हमारा इकोसिस्टम है वो पिछले दिनों बहुत बर्बाद हुआ है। चाहे हमारी नदियाँ हों, चाहे हमारे समुद्र हों,
चाहे हमारी हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो। यही विषय है इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का 2021 का, रेस्टोरिंग इकोसिस्टम्स। जो इकोसिस्टम है उसको फिर से पुनर्जीवित करना, फिर से वैसा ही बनाना जैसा उसको होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, जिसमें वो सभी चीज़ें जो मैंने बताई हैं सभी उसमें शामिल हैं। हर वर्ष अब यूनाइटेड नेशंस की ओर से एक देश को नॉमिनेट किया जाता है। वो देश एक नोडल देश होता है। भारत भी वो नोडल देश रह चुका है जो पूरी दुनिया के बिहाफ पर विश्व पर्यावरण दिवस को एक नोडल देश के रूप में मनाता है। मैं कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थियों को, सभी टीचर्स को, सभी हमारे दर्शकों को एक बार पेपर मिल ज़रूर देखनी चाहिए। अगर वो जाकर के देखें तो पाएंगे कि एक तरफ से वृक्ष कट के आ रहे हैं, दूसरी तरफ से उन्हीं ट्रक्स में वो कागज़ भर के जा रहा है। जिस कागज़ का हम इतना दुरुपयोग करते हैं उसके लिए वृक्ष कटते हैं। तो अगर हम कागज़ का दुरुपयोग ही कम कर दें, केवल उतना करें जितना कि करना है, आजकल डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। हम आप सभी इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। तो आइए विश्व पर्यावरण दिवस पर यह प्रतिज्ञा लें कि आप कोई भी एक छोटा काम करके अपने पर्यावरण को बचाएंगे और इकोसिस्टम को फिर से मजबूत करेंगे। तो आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।